ओके चलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का आखिरी टॉपिक करते हैं। चैप्टर का नाम ही था इंडक्शन, तो अब हमें सीखना है इंडक्टेंस क्या है वो, व्हाट इज द इंडक्टेंस। ओके, तो आपको इतना पता है अभी तक कि अगर आपको कोई कॉइल दिया हुआ हो और उस कॉइल के अंदर अगर आपको इंड्यूस ईएमएफ जनरेट करना हो तो आपको कॉइल के साथ जुड़ा हुआ फ्लक्स चेंज करना पड़ेगा। अब वो फ्लक्स या तो कॉइल का खुद का हो सकता है या तो वो फ्लक्स किसी और कॉइल का भी हो सकता है जो ओरिजिनल एक कॉइल के साथ एसोसिएटेड है। मैं क्या कहना चाहता हूं समझ लो एक बार पहले। सपोज ये एक कॉइल है, इसके अंदर अगर आपको ईएमएफ जनरेट करना है तो आप इसमें से करंट पास करो, और अगर आप ये करंट को वेरी करोगे तो क्या होगा, डेफिनेटली ये करंट को वेरी करने से इसका फ्लक्स वेरी होगा, फ्लक्स वेरी होने से इसके अंदर ईएमएफ जनरेट होगा ना जनरेट। ओके चलिए सिमिलरली आप ऐसा करो, इसमें से मत करंट पास करो, बाजू में एक कॉइल रखो, उसमें से करंट पास करो, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो भी इस कॉइल के साथ लिंक होने वाला है, राइट। तो अगर ये करंट चेंज होगा तो इसका फ्लक्स चेंज होगा, इसका फ्लक्स चेंज होगा तो उसके अंदर ईएमएफ जनरेट हुआ, राइट। तो इन दोनों केस के अंदर हम ये सीखने वाले हैं कि इंडक्टेंस किसे कहते हैं, इंडक्टेंस किस चिड़िया का नाम है, वो हमें इसके अंदर सीखना है। चलिए पहले बच्चों आपने दोनों केसेस किए ना, उसके अंदर एक चीज कॉमन था कि जो फ्लक्स था ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था करंट के, है ना। जितना ज्यादा करंट पास करोगे कॉइल में से उतना ज्यादा आपको फ्लक्स मिलने वाला है। ओके तो मैं लिखूंगा यहां पे inductance, you can write flux associated with coil is directly proportional to the current, मतलब magnetic flux is directly proportional to the current, that's a very obvious thing, right। जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा फ्लक्स, सिंपल सी बात है, फ्लक्स का जो ओरिजिन है वही तो करंट है ना, ठीक है। चलिए ये तो एक कॉइल की बात हो गई। अगर कॉइल के अंदर बहुत सारे टर्न है तो क्या होगा, तो आई विल राइट हियर फॉर क्लोजली वाउंड कॉइल ऑफ n टर्न्स, राइट। अगर बहुत सारे टर्न को एकदम क्लोज वाइंड करके बनाया गया है कॉइल को, तो अब हर एक टर्न के साथ फ्लक्स लिंक होगा phi b, तो टोटल कितना फ्लक्स हो गया n टाइम्स phi b। तो हम यहां पे लिखेंगे कि हियर टोटल फ्लक्स लिंकेज, इसको हम कहते हैं फ्लक्स लिंकेज, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। ओके तो एक टर्न के साथ कितना फ्लक्स था phi b, तो अगर ऐसे n नंबर ऑफ टर्न है तो फ्लक्स कितना हो गया n टाइम्स phi b, एंड दिस फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। लिख सकते हो आप फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, राइट। अगर मान लेते हैं कि कॉइल का ज्योमेट्री चेंज नहीं हो रहा है बट करंट चेंज हो रहा है तो क्या होगा, इफ ज्योमेट्री ऑफ कॉइल डज नॉट चेंज, राइट, बट करंट चेंज हो रहा है, बट करंट I is changing, then what will happen, फ्लक्स भी चेंज होगा। तो I will write ज्योमेट्री चेंज नहीं हो रहा तो नंबर ऑफ टर्न इज सेम, अगर करंट चेंज हो रहा है तो I will write di by dt, that is proportional to फ्लक्स चेंज होगा, that is d phi by dt, राइट। नाउ इन ऑल दिस केसेस जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आप रखने वाले हो ना, वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ही क्या है, इंडक्टेंस है। क्या है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है वो इंडक्टेंस है। तो आई विल राइट हियर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट is inductance L. So here I can write n phi is proportional to, मैंने साइन निकाल दिया और उसकी जगह रख दिया मैंने L, क्या रख दिया उसकी जगह मैंने L रख दिया। सिमिलरली मैं यहां भी रख सकता हूं n इंटू डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू L, प्रोपोर्शनलिटी साइन निकाल के डी आई बाई डी टी। चलिए अब ये L के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन करते हैं, ठीक है ना। चलिए तो आपका ये जो L है ना इसे हम कहते हैं इंडक्टेंस। चलिए इंडक्टेंस डिपेंड किस पे करता है, इंडक्टेंस डिपेंड करता है खाली ज्योमेट्री क्या है कॉइल का और कॉइल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या है, मतलब अगर आपने कॉइल के अंदर कोई कोर रखा है तो कोर का प्रॉपर्टी क्या है उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा, राइट। तो L डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री एंड इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोर। अगर कोर रखा है तो ये सेम टू सेम है बच्चों कैपेसिटेंस जैसा। कैपेसिटेंस भी डिपेंड करता था प्लेट के एरिया के ऊपर एंड दो प्लेट के बीच के डिस्टेंस के ऊपर और दोनों प्लेट के अंदर आपने क्या मटेरियल रखा है उसके ऊपर, राइट। दिस इज क्वाइट सिमिलर टू द कैपेसिटेंस। ओके चलिए ये जो इंडक्टेंस है ना आपका L, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी,
कैसा क्वांटिटी है बच्चों, ये स्केलर क्वांटिटी है। यूनिट क्या है इसका, तो इंडक्टेंस का जो यूनिट है ना, बस बहुत सारे यूनिट इसके बनेंगे। ठीक है, यहाँ से आपका यूनिट क्या बनेगा, ये फ्लक्स है, फ्लक्स है वेबर। फ्लक्स किस में होता है, वेबर में होता है। आई इज एम्पियर, तो वेबर पर एम्पियर बनेगा। चलिए वेबर क्या होता है बच्चों, वेबर होता है टेस्ला पर मीटर स्क्वायर। फ्लक्स है ना, फ्लक्स इज व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट एरिया, राइट। फ्लक्स इज बी इंटू ए, तो यहाँ पे आप वेबर की जगह लिख सकते हो टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर पर एरिया। इसका क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा यूनिट है जो फ्लक्स ये इंडक्टेंस का नहीं है। ओके चलिए, अब यहाँ से भी आपका एक यूनिट बनेगा। अगर आपको याद है ना, व्हाट इज दिस, एन इंटू डी फाइव बाई डी टी, ये आपने फैराडे लॉ में सीखा था भाई, एन इंटू डी फाइव बाई डी टी और कुछ नहीं है, इंड्यूस ईएमएफ है। याद करो फैराडे लॉ क्या था, इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो यहाँ से भी आपका एक और फॉर्मूला बन सकता है बच्चों, इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू एल इंटू डी आई बाई डी टी, आपको माइनस साइन लगाना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ से आपका यूनिट क्या बनेगा बोलो, यहाँ से आपका एल का यूनिट बनेगा, ये वोल्ट होगा, राइट। एल का यूनिट लाना है, ये एम्पियर है और ये सेकंड है। तो यहाँ से यूनिट बनेगा वोल्ट इंटू सेकंड पर एम्पियर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ। वोल्ट इंटू सेकंड पर एम्पियर, ये एक और यूनिट बना इसका, वोल्ट इंटू सेकंड पर एम्पियर। बट इसमें से एक भी यूनिट इसका ऐसा यूनिट नहीं है, इसका ऐसा यूनिट है हेनरी। ऐसा यूनिट क्या है भाई इसका, हेनरी इज द ऐसा यूनिट एच, राइट। इसका ऐसा यूनिट है हेनरी विच इज इंडिकेटेड बाय एच। तो इतने सारे उसके सब यूनिट बनने वाले हैं इंडक्टेंस के, राइट। तो एक बात ध्यान रखना बच्चों, इंडक्टेंस का मेन काम क्या है पता है, इंडक्टेंस का मेन काम है इलेक्ट्रिकल सर्किट को इनर्शिया देने का। इनर्शिया आपको याद होगा, इनर्शिया इज द अपोजिशन टू द चेंज, राइट। और इनर्शिया क्या होता है बच्चों, इनर्शिया होता है अपोजिशन टू द चेंज, राइट। तो अगर कोई इलेक्ट्रिक सर्किट में ऐसा इलेक्ट्रिक कॉइल है, राइट, तो कॉइल के अंदर से करंट तो जाएगा, बट करंट का जब चेंज होगा ना, तब वो इंडक्टेंस क्या करेगा, करंट के चेंज होने को अपोज करेगा, राइट। क्यों अपोज करेगा समझ लो बच्चों, मैं यहां पे लिखूंगा कि इंडक्टेंस गिव अपोजिशन टू द चेंज ऑफ करंट। करंट को अपोज नहीं करेगा भाई, चेंज ऑफ करंट को अपोज करेगा। क्यों, सिंपल सी बात है कि जब भी करंट चेंज होगा तो उस कॉइल के अंदर फ्लक्स चेंज होगा। कॉइल का अगर फ्लक्स चेंज हुआ तो कॉइल के अंदर इंड्यूस ईएमएफ बनेगा, और इंड्यूस ईएमएफ क्या करेगा, अपने ही कॉज को अपोज करेगा। तो इंड्यूस ईएमएफ का कॉज क्या है, इंड्यूस ईएमएफ का कॉज है करंट का चेंज होना, और वो इंड्यूस ईएमएफ क्या करेगा, करंट के चेंज होने को ही अपोज करेगा, राइट। मतलब ये जो इंडक्टेंस है ना, वो इलेक्ट्रिकल सर्किट को इनर्शिया देने का काम करता है, राइट। मींस इट बिहेव एज इनर्शिया इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, राइट, बिकॉज जो कॉइल के अंदर इंड्यूस ईएमएफ बनेगा वो करंट के चेंज होने को अपोज करेगा। ठीक है, ये आपको टेक्स्ट बुक में लिख के नहीं दिया है, एक्स्ट्रा कंटेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, समझ गए। तो ये आपका बेसिक है बच्चों इंडक्टेंस का, राइट। इंडक्टेंस का मतलब क्या है, तो इंडक्टेंस का फिजिकल मीनिंग ये होगा कि जो कॉइल है या कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है वो कितना करंट के चेंज को अपोज कर सकता है, राइट। वो कितना करंट के चेंज को अपोज कर सकता है, उस चेंज को हम कहते हैं इनर्शिया, और कैन से इट एज इंडक्टेंस। क्या कहेंगे उसको हम, इंडक्टेंस कहने वाले हैं। दो फॉर्मूला बने यहाँ से, फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रखो एल, या अगर आप डिफरेंशिएट करोगे दोनों तरफ तो यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रखो एल, तो आपको दोनों जगह से एल का जो है वो फॉर्मूला मिलने वाला है। बट एक्चुअल फिजिकल मीनिंग उसका ये है कि वो करंट के चेंज को अपोज करता है। ठीक है, चलिए ज़्यादा बात ना करके इसको फटाफट कॉपी करेंगे। फिर दो टाइप के इंडक्टेंस सीखेंगे, एक करेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस, दूसरा करेंगे सेल्फ इंडक्टेंस। दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाफट इसको कॉपी करिए। चलिए ठीक है, चलिए यहाँ पे एक और यूनिट ऐड करिए, जूल पर एम्पियर स्क्वायर, और उसका डायमेंशन हो जाता है m1 L2 T-2 A-2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ दिस इंडक्टेंस। ऐड कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं पहले टाइप के इंडक्टेंस के बारे में, दैट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब पहले मैंने आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस का एक सिंपल सा चीज सिखाऊंगा, राइट। एक सिंपल सा मैं आपको पहले फिगर बना के दिखाऊंगा, और फिर टेक्स्ट बुक के अंदर जो दो सोलेनॉइड वाला केस किया वो मैं आपको बताऊंगा। पहले सिंपल केस समझ लेते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है वो। लेट अस से वी हैव अ कॉइल 1, दिस इज अ कॉइल 1 विच हैव n1 नंबर ऑफ टर्न। कॉइल 1 के अंदर n1 नंबर ऑफ टर्न है। यहाँ पे एक दूसरा कॉइल है, लेट्स से दिस इज कॉइल 2,
इसके अंदर N2 नंबर ऑफ कॉइल है एंड वी आर पासिंग करंट I फ्रॉम द कॉइल 2, राइट। हमने कॉइल 2 में से करंट पास कराया है, दैट इज I2। नाउ सिंपल सी बात है कि हमने दोनों को एक ही एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है, दोनों का एक्सिस कॉमन है, राइट। तो इसके अंदर करंट पास होने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के साथ लिंक होने वाला है, समवॉट लाइक दिस, राइट। डेफिनेटली द मैग्नेटिक फील्ड विल लिंक, राइट। चलिए ओके तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है कॉइल 2 में करंट की वजह से, वही मैग्नेटिक फील्ड कॉइल 1 के साथ भी लिंक हो रहा है। तो कॉइल 1 में टोटल कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हुआ होगा, सिंपल सी बात सोचिए, अगर हर एक टर्न के साथ φ1 जितना फ्लक्स लिंक हुआ है, ऐसे N1 नंबर ऑफ टर्न है, तो यहाँ पे टोटल कितना फ्लक्स लिंक हुआ होगा, N1 φ1। कितना टोटल फ्लक्स यहाँ पे लिंक हुआ होगा, N1 φ1, एंड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन कॉइल 2, क्योंकि इसके पास जो भी है वो इसकी मेहरबानी की वजह से, बिकॉज इसमें से करंट जा रहा है, तो इसको जो भी टोटल फ्लक्स लिंकेज हुआ है N1 φ1, दैट इज बिकॉज ऑफ द करंट I2, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो हमने बात करी। चलिए तो यहाँ पे जो आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ना, दैट इज M12। क्या है बच्चों, वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आपका M12 है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या है यहाँ पे आपका M12, एंड दैट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल 1 विद रिस्पेक्ट टू कॉइल 2। M12 क्या है, आई विल राइट म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 विद रिस्पेक्ट टू कॉइल 2। तो यहाँ से आप इसको डिफाइन कैसे करोगे बच्चों म्यूचुअल इंडक्टेंस को, तो आप यहाँ से सिंपली डिफाइन करोगे म्यूचुअल इंडक्टेंस को, दैट इज द फ्लक्स लिंक विद द कॉइल 1 पर यूनिट करंट पासिंग इन अ कॉइल 2, राइट। देखो ना ये क्या है, फ्लक्स लिंक विद द कॉइल 1 पर यूनिट करंट पासिंग फ्रॉम द कॉइल 2, ये डेफिनेशन पूछी जाती है म्यूचुअल इंडक्टेंस की, दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस, राइट। सो इट इज द फ्लक्स लिंकेज विद कॉइल 1 पर यूनिट करंट थ्रू कॉइल 2। चलिए अब एक और चीज समझते हैं, सिंपल सी बात है बच्चों, अगर इसका करंट चेंज हुआ, इसका करंट चेंज हुआ तो इसका फ्लक्स चेंज होगा, इसका फ्लक्स चेंज हुआ तो इसका भी फ्लक्स चेंज होगा, अगर इसका फ्लक्स चेंज हुआ तो इसके अंदर EMF जनरेट होगा ना, होना ही है EMF जनरेट, राइट। तो चलिए उसके तरह लिखते हैं, इफ द करंट इन कॉइल 2 चेंज, इफ करंट इन कॉइल 2 चेंज, राइट। ओके तो डिफरेंशिएट करो चलिए इसको, तो N1 तो एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा dφ1/dt, M12 ये हो जाएगा dI2/dt, एंड दिस टर्म इज नथिंग बट इंड्यूस EMF एज पर द लेंज लॉ, एज पर द फैराडेज लॉ आपको माइनस साइन लगाना पड़ेगा, तो इंड्यूस EMF किसके अंदर, कॉइल 1 में, दैट इज -M12 dI2/dt, राइट। तो आपका ये एक और फॉर्मूला हो गया, और यहाँ से अगर आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस डिफाइन करना है तो आप क्या करोगे, खुद से करें डिफाइन। चले यहाँ पे आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस हो जाएगा इंड्यूस EMF इन कॉइल 1, इंड्यूस EMF इन कॉइल 1 पर यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन कॉइल 2। इंड्यूस म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इज, जैसे मैंने आपको बताया, अगर इसका करंट चेंज हुआ तो इसका फ्लक्स चेंज होगा, तो इसका भी फ्लक्स चेंज होगा, तो इसके अंदर EMF बनेगा, राइट। तो हमने डिफरेंशिएट कर लिया दोनों तरफ, इंड्यूस EMF का ये फॉर्मूला बन गया, राइट। तो यहाँ से आप डिफाइन करोगे, इट इज इंड्यूस EMF इन कॉइल 1 पर यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन कॉइल 2। मैं ये पार्ट खाली रखूंगा बिकॉज मुझे यहाँ पे आपको सोलेनॉइड वाला करके दिखाना है, तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ बच्चा, इट इज M12 इज इक्वल टू इंड्यूस्ड EMF इन कॉइल 1 विद रिस्पेक्ट टू यूनिट, और यू कैन से पर यूनिट चेंज ऑफ करंट in coil 2, right। you can more appropriate write unit rate of change of current भी आप लिख सकते हो, unit rate of change of current भी आप लिख सकते हो, right। तो चलिए मैंने आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस के दो डेफिनेशन बता दिए, ओके। चलिए अब बात करते हैं फॉर द केसेस ऑफ द 2 कोएक्सियल सोलेनॉइड। ध्यान से देखना क्या है वो, ये टेक्स्ट बुक के लिए आपका इंपॉर्टेंट थियरी, म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर 2 coaxial solenoid of same length, 2 coaxial solenoid of same length, मतलब हम 2 सोलेनॉइड लेने वाले हैं बच्चों, देखिए ध्यान से, हाँ इसको थोड़ा 3D में आपको देखना पड़ेगा। चलिए ध्यान से देखेंगे, ये आपका एक सोलेनॉइड है, इसमें ज़्यादा टर्न अप मत बनाना, नहीं तो आपका फिगर खराब हो जाएगा पूरा। जैसे दिस इज द फर्स्ट सोलेनॉइड, ये उसका एक्सिस है,
दिस इज द सोलेनॉइड नंबर, इसको 2 नाम दे दो, चलिए बाहर है ना तो इसको 2 नाम दे दे, अंदर वाले को 1 नाम देंगे। चलिए इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्न है N2, इसका रेडियस है R2, लेट्स से दिस रेडियस इज R2, ठीक है, ओके। एंड इसका लेंथ कितना है, चलिए तो इसका लेंथ है L, ओके। तो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ कितना होगा, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ देते हैं इसको स्मॉल n2, सोलेनॉइड में हम ये टर्म डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, राइट। टोटल टर्न इज N2, रेडियस है R2, नंबर ऑफ टर्न है N2। चलिए दूसरा सोलेनॉइड कहां पर है, तो दूसरा सोलेनॉइड एग्जैक्टली इसके अंदर है, ब्लैक मार्कर से जो बना रहा हूं वो दूसरा सोलेनॉइड है, राइट। बोथ आर ऑफ सेम लेंथ, दिखा आपको, मस्त जलेबी बनी ना, राइट। तो चलिए तो ये आपका जो ब्लैक वाला है ना, ये है आपका सोलेनॉइड नंबर 1, अंदर है ना सोलेनॉइड नंबर 1। चलिए इसका डेटा लिख दूं मैं, इसका भी लेंथ तो सेम ही है, इसका डेटा लिखते हैं। चलिए यहाँ पे आ जाइए, कहाँ लिखे, इधर लिखते हैं। चलिए इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न है N1, इसका रेडियस ले लेते हैं R1, और इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ लेते हैं स्मॉल n1। चलिए अब मुझे अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करना है, सो आई हैव 2 चॉइसेस। मुझे एक में से करंट पास करना होता है, देखो यहाँ पे कंपेयर करो, एक में से करंट पास करेंगे, दूसरे का फ्लक्स लेंगे, एक में से करंट पास करेंगे, दूसरे का हम क्या लेंगे भाई, फ्लक्स लेने वाले हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले एक काम करते हैं, लेट्स पास द करंट फ्रॉम द कॉइल टू, बाहर वाली कॉइल में से करंट पास करते हैं, ठीक है, और अंदर वाले का फ्लक्स निकालेंगे, बाहर वाले का करंट पास करेंगे और उसका जो फ्लक्स है वो अंदर कितना लिंक हुआ वो निकालेंगे, है ना। एक का करंट दूसरे का फ्लक्स, दैट इज ऑल अबाउट द म्यूचुअल इंडक्टेंस, राइट। चलो तो हम क्या करेंगे, इफ I2 नाम देते हैं इसको, बाहर का कॉइल है ना, I2 करंट इज पासिंग फ्रॉम कॉइल 2, I2 करंट इज पासिंग फ्रॉम द कॉइल 2। मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेता हूँ, ये सोलेनॉइड 2 और ये सोलेनॉइड 1, ताकि आपका विजन क्लियर रहे। चलिए I2 करंट अगर आपने पास किया फ्रॉम द कॉइल 2, हमें फाइंड करना पड़ेगा अंदर के कॉइल में कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि फ्लक्स लिंक विथ कॉइल 1। चलिए अगर एक टर्न के साथ 5 फ्लक्स लिंक हुआ है, कॉइल 1 की बात कर रहे हैं, एक टर्न के साथ अगर 5 फ्लक्स लिंक हुआ है और अगर ऐसे N1 टर्न है तो फ्लक्स कितना होगा, N1 5 है ना। एक टर्न के साथ अगर 5 फ्लक्स लिंक हुआ है, ऐसे टोटल कितने टर्न्स है सोलेनॉइड नंबर 1 में, N1 टर्न है, तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, N1 5, एंड दैट फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन कॉइल 2। कोई सवाल ही नहीं है ना। फ्लक्स किसकी वजह से है, बाहर की कॉइल का जो करंट है उसकी वजह से, ठीक है ना। चलिए तो आपको यहाँ पे मिला N1 5 इज इक्वल टू M12, राइट। क्या मिला मुझे यहाँ पे, M12 मिला। चलिए मैं इसको 1 नाम दे दूंगा। अब मैं फ्लक्स एक और फॉर्मूला से भी फाइंड करूंगा और फिर मैं उसको कंपेयर करूंगा, राइट। चलिए तब फाइंड करते हैं फ्लक्स विथ कॉइल 2, राइट। आपको एक बहुत बेसिक फॉर्मूला याद होगा बच्चों फ्लक्स का, क्या होता है, N इंटू A इंटू B, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्लक्स फ्रॉम द कॉइल 2, टोटल फ्लक्स N1 5 इज इक्वल टू, है ना। क्या फॉर्मूला होगा बच्चों N1 5 का, N1 5 का फॉर्मूला होने वाला है आपका, क्या फॉर्मूला होगा, N इंटू A इंटू B। ध्यान से देखना, दैट इज N1 इंटू एरिया ऑफ द कॉइल। किसका फ्लक्स है भाई, फ्लक्स विथ कॉइल 1 थोड़ी, फ्लक्स तो कॉइल 1 का है ना, सॉरी करंट कॉइल 2 का था, फ्लक्स किसका है, कॉइल 1 का है। तो फ्लक्स विथ कॉइल 1 दैट इज इक्वल टू N इंटू A इंटू B। ध्यान से देखना, N इंटू A इंटू B, राइट। फ्लक्स किसका है, कॉइल 1 का है, तो एरिया भी किसका रहेगा, कॉइल 1 का, नंबर ऑफ टर्न भी किसका रहेगा, कॉइल 1 का। पर ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से है, मैग्नेटिक फील्ड तो है कॉइल 2 की वजह से, बिकॉज करंट तो कॉइल 2 में से पास हुआ था ना। समझो, इसको जो मैग्नेटिक फील्ड मिला है वो किसकी वजह से मिला है, वो तो मिला है बाहर वाली कॉइल में से जो करंट पास हो रहा है उसकी वजह से उसको मिला है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो। तो ये मैग्नेटिक फील्ड किसका है, कॉइल 2 का है, राइट। ओके, मैं यहां पे हाईलाइट करूं, चलिए, दिस इज ड्यू टू कॉइल 2 एज करंट इज पासिंग फ्रॉम कॉइल 2, तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड आपको कॉइल 2 का लेना है। चलिए अब क्या करेंगे, सिंपल से फॉर्मूला लगा देते हैं। चलिए अब तो N1 अंदर वाले कॉइल का एरिया कितना होगा, तो सर्कल होगा सोलेनॉइड का जो भी एरिया है वो, उसका रेडियस कितना है, अंदर वाले कॉइल का रेडियस है R1, तो उसका एरिया कितना होगा, पाई R1 स्क्वायर, पाई R स्क्वायर, राइट। सिंपल सा एरिया पाई R स्क्वायर। चलिए B क्या होगा, सोचिए, सिंपल सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, μ0 इंटू स्मॉल ni, है ना। सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बच्चों, μ0 इंटू स्मॉल n, किसका है ये, मैग्नेटिक फील्ड 2 का है, इंटू I, μ0 इंटू स्मॉल ni, राइट।
ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ना क्लियरली, ओके विजिबल है सबको। एक और लाइन लिखेंगे दैट इज n1 पाई r1 स्क्वायर म्यू 0। ओके व्हाट डू मीन बाय स्मॉल n? स्मॉल n इज नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, राइट। स्मॉल n क्या होता है भाई? स्मॉल n होता है आपका नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा करेंगे सेटिंग, ओके। चलिए क्या सेटिंग करेंगे देखिए ध्यान से। ओके सो व्हाट वी विल डू, हम ये n2 को अपनी जगह पर ही रखने वाले हैं, और ये जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है ना n1, टोटल नंबर ऑफ टर्न क्या होगा बच्चों? तो ये आपका जो स्मॉल n1 है ना, ये स्मॉल n1 क्या होता है आपका? स्मॉल n1 होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ से आपको कैपिटल N1 क्या मिल जाएगा? स्मॉल n1 इंटू एल, जो यहाँ पे रखेंगे कैपिटल N1 की जगह पे रखेंगे हम स्मॉल n1 इंटू एल, दैट इज टोटल फ्लक्स N151, राइट। चलिए अब आप दोनों को कंपेयर करिए। यहाँ पे N151 है M12 इंटू I2, यहाँ पे N151 है इतने सारे टर्म इंटू I2। तो अगर आप कंपेयर करोगे तो ये जो पूरा आपका बना ये और कुछ नहीं है, आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस है। कंपेयर करो, राइट। N151 दोनों में है, I2 दोनों में है, तो इसमें M12 की जगह ये सारे टर्म है। तो कंपेयर करने पे आपको क्या पता चल जाएगा बच्चों? यहाँ पे जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है दैट इज हाउ मच इट इज म्यू 0 N1 N2 पाई R1 स्क्वायर इंटू L। दिस इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस, राइट। व्हाट इज दिस? म्यू 0 स्मॉल n1 स्मॉल n2 पाई R1 स्क्वायर इंटू L। और ये ध्यान से देखो बच्चों, म्यूचुअल इंडक्टेंस ओनली डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री। ये सारे ज्योमेट्री के टर्म है। कौन सा? वो ज्योमेट्री नहीं है आपका राउंड सर्कल, वो ज्योमेट्री नहीं। ज्योमेट्री मतलब डायमेंशंस एसोसिएटेड विद द कॉइल, दिस आर द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ओके। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो दोनों का नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। यू कैन राइट लाइक n1 बाई एल, दिस इज n2 बाई एल पाई R1 स्क्वायर इंटू एल, एक एक एल कट। आप ऐसे भी लिख सकते हो म्यू 0 N1 N2 पाई R1 स्क्वायर बाई एल। और ये ध्यान रखना बच्चों, ये जो है ना वो आपका ऑलवेज स्मॉलर कॉइल आएगा। कौन सा कॉइल आएगा? ऑलवेज आपका स्मॉलर कॉइल का एरिया आएगा ये। अभी मैं बताता हूँ आपको दूसरे कॉइल में से करंट पास करके। दिस इज ऑलवेज द एरिया ऑफ द स्मॉलर कॉइल, राइट। मैं आपको हर एक चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बता रहा हूँ, एक भी चीज़ें अपने को ऐसा नहीं है कि कंफ्यूज रह जाए कि ऐसा क्यों आया। चलिए अब हम क्या करेंगे, नाउ लेट्स पास द करंट फ्रॉम द कॉइल 2 की जगह पे अंदर से करंट पास करते, फिर क्या होगा? लेट्स सी। ओके लेट्स फाइंड इफ I1 current is passed from coil 1। अब तुम coil 1 में से करंट पास करो और फिर देखते हैं इंडक्टेंस कितना आता है, राइट। तो अगर आप coil 1 में से अब करंट पास करोगे बच्चों I1, इसको नहीं करना है अभी, हाँ। तो क्या इसमें से करंट पास करोगे तो डेफिनेटली बाहर वाले के साथ फ्लक्स लिंक होगा। तो वो फ्लक्स कितना होगा? तो एक टर्न के साथ अगर बाहर वाले का फ्लक्स है phi2, बाहर वाला कॉइल 2 नाम दिया है ना, ओके। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि फ्लक्स लिंकेज विथ कॉइल 2, क्योंकि आपने करंट 1 में से पास किया तो फ्लक्स 2 का लेना है, करंट 2 में से पास करोगे फ्लक्स 1 का लेना है, राइट। चलिए अगर हर एक टर्न के साथ phi2 फ्लक्स है, ऐसे n2 नंबर ऑफ फ्लक्स है, तो टोटल फ्लक्स हो जाएगा n2 phi2 एंड दैट फ्लक्स इज डेफिनेटली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्रॉम कॉइल 1, राइट। फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू करंट ऑफ द कॉइल 1, ओके। और यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा M21। क्या लिखेंगे यहाँ पे? म्यूचुअल इंडक्टेंस हम M21 लिखेंगे एंड दैट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। M21 is mutual inductance of coil 2 with respect to coil 1, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे देखना बच्चों। चलिए फ्लक्स का फॉर्मूला लाते हैं वापस। फ्लक्स ऑफ coil 2 that is N2 phi2। Now you know the formula of the flux। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है बच्चों? N into A into B। coil 2 का है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा N2 एरिया इंटू बी। मैग्नेटिक फील्ड किसका है? मैग्नेटिक फील्ड इज ऑफ कॉइल 1, क्योंकि करंट किस में से पास किया था? कॉइल 1 में से पास किया था, तो यहाँ पे आपका B1 आएगा, राइट। मैंने क्यों B1 लिखा वापस मेंशन करूं? बिकॉज करंट इज फ्रॉम कॉइल 1, तो मैग्नेटिक फील्ड तो कॉइल 1 का ही होगा ना। अभी मैंने एरिया को नोटेशन नहीं दिया है, मैंने एरिया को नोटेशन नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है मैंने एरिया को नोटेशन? बताऊं? बता दो रीजन। भले आप फ्लक्स कॉइल 2 का निकाल रहे हो बट एरिया आपको कॉइल 1 का ही लेना है। आप पूछो क्यों सर ऐसा क्या कर रहे हो यार आप, हमको याद कैसे रहेगा? हमको कैसे याद रहेगा? देखो यहाँ पे जब हमने फ्लक्स निकाला कॉइल 1 का तो मैंने एरिया कॉइल 1 का ही लिया। अब यहाँ पे जब मैं फ्लक्स निकाल रहा हूँ कॉइल 2 का तो भी मैं एरिया 1 का ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, आपने करंट कहाँ से पास करा है? आपने करंट ये वाला कॉइल से पास करा है,
तो आपका जितना मैग्नेटिक फील्ड है वो तो खाली अंदर के रीजन में ही बनता है ना, सोलेनॉइड के बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, राइट। मतलब बाहर वाला जो भी आपका कॉइल है उसको जो टोटल फ्लक्स मिलेगा ना, वो फ्लक्स खाली इतने ही एरिया में मिलने वाला है, राइट। बाकी का जो बाहर का एरिया है वहां तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, इतने ही पार्ट में खाली मैग्नेटिक फील्ड प्रिवेल कर रहा है, राइट। ये पार्ट में तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। सिमिलरली ऊपर का भी ये जो पार्ट है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, राइट। तो ये जो आपका बाहर वाला जो कॉइल दिख रहा है उसको जो टोटल फ्लक्स मिलने वाला है उसमें ये पार्ट में फील्ड नहीं है, ये पार्ट में फील्ड नहीं है, फील्ड तो खाली इतने ही पार्ट में है, क्योंकि करंट हमने कहां से पास कराया भाई, करंट हमने अंदर वाले कॉइल से पास कराया है, इसीलिए हमने बाहर वाला फ्लक्स भले निकालना है बट एरिया कौन सा लिया, यही एरिया लिया, क्योंकि इस एरिया के बाहर का मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, राइट। तो मैं इसका रीजन यहाँ पे लिखूँ, छोटा सा रीजन, चलिए हर चीजों पर रीजन लिखेंगे हम। A1 क्यों लिया हमने, बिकॉज फील्ड आउटसाइड A1 इज जीरो। चल मुन्ना, अब तेरा काम खत्म हो गया यहाँ पे। चलिए तो क्या करेंगे, यहाँ पे ये कैपिटल N2 जो है ना उसकी जगह हम लिखेंगे स्मॉल n2 इंटू एल। अब पूछना मत, ये रहा ऐसे लिखा ना, सेम टू सेम लाइक दिस। चलिए एरिया क्या होगा, पाई r1 स्क्वायर अंदर का एरिया है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कॉइल 1 सोलेनॉइड है, μ0 n1 इंटू I1 है ना, सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड μ0 इंटू ni। चलो कंपेयर करो दोनों को, n2 φ2 यहाँ भी है, I1 तो यहाँ भी है, तो यहाँ पे M21 की जगह पे इतना टर्म है, राइट। यहाँ पे M21 की जगह पे इतना टर्म है, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 क्या है, ये μ0 n1 n2 पाई r1 स्क्वायर इंटू एल। चेक इट आउट, बोथ आर सेम, μ0 n1 n2 पाई r1 स्क्वायर एल, μ0 n1 n2 पाई r1 स्क्वायर एल। इसका मतलब ये है कि M21 एंड M12 दोनों कैसा होता है, सेम होता है। M21 एंड M12 दोनों कैसा होता है भाई, सिमिलर होता है, राइट। और अब एक बात दिमाग में डाल लेना बच्चों, जब दो कॉइल होता है ना, जब दो कॉइल होता है, राइट, और अगर आपके पास चॉइस है करंट कहाँ से पास कराओगे और फ्लक्स किसका लोगे, आपको एक का करंट पास कराना है, दूसरे का फ्लक्स लेना है, राइट। ओके, तो करंट ऑलवेज आप बड़े वाले या बाहर वाले कॉइल में से पास कराओगे और फ्लक्स अंदर वाले का लोगे, राइट। तो आपका काम इजी रहेगा, बिकॉज जब आप बाहर वाले में से करंट पास कराओगे तो इतने पूरे रीजन में आपका मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, मतलब ये जो अंदर वाला है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बट जब आप अंदर वाले में से करंट पास करा दोगे ना तो फिर आपको इस तरह का प्रॉब्लम आएगा, राइट। तो इतना हमेशा दिमाग में रखना कि आपको करंट जो है ना वो ऑलवेज बड़े वाले कॉइल में से ही पास करना है, ताकि जो छोटा कॉइल है ना वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में रहेगा और उसका फ्लक्स निकालना इजी होगा। अगर आप अंदर वाले में से करंट पास कराओगे तो जो बाहर वाला कॉइल होगा उसका जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, तो आपके केसेस कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑलवेज वी विल पास द करंट फ्रॉम द आउटर कॉइल सो दैट इनर कॉइल रिमेन इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन, तो फ्लक्स निकालना इजी होगा, इंडक्टेंस निकालना इजी होगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू, राइट। म्यूचुअल इंडक्टेंस मैं उम्मीद रखता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया है। एक कॉइल का करंट है, दूसरे कॉइल का फ्लक्स है, राइट। फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू द करंट, जो कांस्टेंट रहेगा दैट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस, राइट। मैंने एक एक जगह पे डिटेल में लिखा है कि कौन सी जगह वो क्या क्या यूज करना है। चलिए इसको कंप्लीट करिए, इसके बाद बारी आएगी इसके एक न्यूमेरिकल करने की। चलिए बात करते हैं एग्जांपल नंबर 6.9 की। ओके, इसके अंदर आपको दो कोएक्सियल कॉइल्स दिए हुए हैं, ओके, एंड एक कॉइल छोटा है दूसरा कॉइल बड़ा है। तो लेट्स से देयर आर टू कॉइल्स, एक ये कॉइल है विच हैज द रेडियस R2, उसके अंदर एक दूसरा कॉइल है which has a radius R1, राइट। आपको इस सिस्टम का म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया, जब आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करना है, आपको एक में से करंट पास करना है, दूसरे में से आपको फ्लक्स लेना है, राइट। ओके, यहाँ पे आपको सिचुएशन ये दिया है कि R1 इज डबल लेस देन R2, दिस सिचुएशन इज गिवन एंड यू वांट टू फाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, राइट। चलिए एक फैक्ट हम पढ़ चुके हैं कि जितना म्यूचुअल इंडक्टेंस कॉइल 1 का विद रिस्पेक्ट टू कॉइल 2 होता है उतना ही कॉइल 2 का विद रिस्पेक्ट टू कॉइल 1 होता है, राइट। ओके, तो आप किसी में से भी करंट पास करा सकते हो, किसी का भी फ्लक्स ले सकते हो, बट जैसे मैंने कहा ईज तभी रहेगा जब बाहर में से आप करंट पास कराओगे बड़े कॉइल में से। तो लेट्स पास द करंट आई फ्रॉम द आउटर कॉइल, राइट। तो मैंने क्या किया कि इफ आई, लेट्स गिव इट नेम एज I2 बिकॉज यहाँ पे R2 रोड नोटेशन दिया है ना। इफ द I2 करंट इज पास्ड from outer coil, right,
चलिए, तो आपका जो इनर कॉइल है वो कहाँ पर है? इनर कॉइल जो है वो आउटर कॉइल के सेंटर के ऊपर है। इनर कॉइल कहाँ पर है? इनर कॉइल जो है वो आउटर कॉइल के सेंटर के ऊपर है, और आउटर कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड सेंटर के ऊपर, उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, μ0I/2r, राइट। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, क्या फॉर्मूला होता है भाई? μ0I/2r। हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे भी, हम लिखेंगे कि हियर कॉइल 1 इज एट सेंटर ऑफ कॉइल 2, hence magnetic field on coil 1। चलिए, coil 1 का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा भाई? μ0I/2r। μ0I/2r ध्यान देना। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से? कॉइल 2 की वजह से। तो करंट किसका होगा? कॉइल 2 का, और रेडियस भी किसका होता है? कॉइल 2 का ही होता है, राइट। ओके, ये क्या है एक्चुअली? दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन कॉइल 1 which is actually the point at the center of coil 2। coil 1 कहाँ पर है? at the center of coil 2, है कि नहीं? coil 1 है कहाँ पर? coil 1 तो coil 2 के सेंटर पे है ना, तो coil 2 के सेंटर पे खुद का मैग्नेटिक फील्ड होता है μ0I/2r। चलिए, फ्लक्स की बात कर लेते हैं। फ्लक्स विथ coil 1, छोटे कॉइल का फ्लक्स लेंगे, बड़े कॉइल में से करंट पास किया, तो फ्लक्स विथ coil 1, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है A/B। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न नहीं दिया तो 1 ले लेंगे। चलिए, A/B, राइट, क्योंकि फ्लक्स आपके कॉइल 1 का है तो एरिया किसका रहेगा? कॉइल 1 का रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से? मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस बड़े की वजह से, एंड दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, यू कैन राइट दिस एज B2। लेट्स पुट इट हियर। चलिए, अंदर के कॉइल का एरिया कितना रहेगा जहाँ पे आपको फ्लक्स निकालना है? πr1²। और इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड कितना है? इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, μ0I/2/2r2। दिस इज द फॉर्मूला, राइट। चलिए, आपका फ्लक्स, आपका इंडक्टेंस क्या होता है? इंडक्टेंस होता है φ/I। तो ये रहा φ1, ये रहा I2। I2 को नीचे डिवाइड करो, φ1/I2, दिस इज नथिंग बट M12। क्या बचा यहाँ पे? बचा आपके पास πr1² μ0/2r2। दिस इज द फॉर्मूला। ये बन जाएगा आपका फॉर्मूला, दैट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, और यू कैन ऑल्सो कॉल दिस एज M21। बोथ थिंग्स आर गोइंग टू बी सेम ओनली, बट सिंपली यह काम करना है तो बड़े वाले में से ही करंट पास कराओ, आपका काम जो है वो आसान हो जाएगा, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो आज हमने मेनली टॉपिक जो पढ़े, राइट, दैट वाज बेस्ड ऑन दिस म्यूचुअल इंडक्टेंस। ओके, चलिए, अब इसके बाद क्या एक और टॉपिक आता है, दैट इज सेल्फ इंडक्टेंस, बट वी डोंट हैव इनफ टाइम कि हम सेल्फ इंडक्टेंस अभी कर सके। तो सेल्फ इंडक्टेंस वी विल कवर इन द नेक्स्ट पार्ट। ओके, चलिए।